वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.3 हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये चीज तो हमने देखी थी कि तीनों जो स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसिंग है, जो जगह है, वो डिफरेंट होती है। इन जनरल सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच की दूरी काफी कम होती है, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड के केस में पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर रहते हैं। तो इसी को हम चलिए डिटेल में विद प्रैक्टिकल समझेंगे। व्हाट रोल डज इंटर पार्टिकल स्पेसिंग प्ले इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इंटर पार्टिकल स्पेसिंग यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, वो क्या रोल प्ले करती है हर स्टेट की प्रॉपर्टी डिसाइड करने में। यानी क्या स्पेसिंग की वजह से सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, और होती है तो क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। एक्टिविटी 7.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको एक सिरिंज लेनी है विदाउट अ नेडल, उसका नेडल वाला पोर्शन निकाल दो, हटा दो। पुल द प्लंजर ऑफ द सिरिंज आउटवर्ड इन अ फुली एक्सटेंडेड पोजीशन। अब उसका जो पीछे वाला पोर्शन है, जो पकड़ के खींचा जाता है, जिसको प्लंजर कहा जाता है, उसको बाहर की तरफ खींचो। फुली एक्सटेंडेड पोजीशन यानी जितना बाहर तक ले जा सकते हो उतना पूरा ले जाना है बाहर तक। प्लेस योर थंब ओवर द ओपन एंड ऑफ द सिरिंज टू प्रिवेंट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिरिंज फ्रॉम एस्केपिंग। अब जो ओपन एंड, खुला वाला हिस्सा है, जैसे यहाँ इमेज में देख सकते हो, तो ये खुला वाला हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर आपको थंब रख लेना है ताकि एयर जो इसके अंदर भरी हुई है वो बाहर ना निकलने पाए। पुश द प्लंजर स्लोली एंड स्टीडली इनवर्ड। अब प्लंजर को पुश करो अंदर की तरफ, जैसे कि आपको सी वाली फिगर में दिया है। ऐसे दबाना है आपको अंदर की तरफ और थंब वैसे लगाए रहना, इसको क्लोज रखना। धीरे धीरे आपको दबाना है और स्टीडली यानी लगातार, रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली उसको पुश करते जाओ। तो ये मेरे पास एक सिरिंज है और इसका जो निडल वाला पोर्शन है वो मैंने निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये हिस्सा ओपन है, ये खुला है, इसको हम प्लंजर कहते हैं। इस प्लंजर को पकड़ के हम बाहर की तरफ खींच लेंगे जहां तक ये आ सकता है, बस इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा हम नहीं खींच सकते। अब ये जो ओपन वाला एंड है, यहां पर हम थंब रख लेंगे ताकि यहां पर जो एयर फील्ड है वो बाहर ना निकलने पाए। अब धीरे धीरे प्लंजर को हम प्रेस करेंगे, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं दब पाएगा। तो अब इस दबाने की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो एयर प्रेजेंट थी पहले, पूरा यहां तक पहले भरी हुई थी, अब वो कंप्रेस होके बस इतनी जगह में रह गई है एयर। आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, एज यू डू दिस यू विल नोटिस दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज डिक्रीजेस। जब आप प्लंजर को पुश करोगे अंदर की तरफ तो होगा ये कि एयर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। पहले एयर पूरी इतनी जगह पर फैली हुई थी, जब पुश किया, प्लंजर अंदर की तरफ गया तो अब जगह कम हो गई। अब वही उतनी एयर सिर्फ इतनी जगह पर ही प्रेजेंट है। व्हाट कैन वी से अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस इन द सिरिंज। अब एयर में बेसिकली क्या होता है, गैसेस होती हैं, और भी चीजें होती है, लेकिन मेनली गैस होता है। तो वो जो गैस सिरिंज के अंदर प्रेजेंट है उसके बिहेवियर के बारे में आप क्या कह सकते हो, यानी क्या बात समझ में आई आपको यहाँ से। तो बात ये समझ में आई, व्हेन यू कंप्रेस द एयर बाय पुशिंग द प्लंजर द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोजर। जब आप प्लंजर को पुश कर रहे हो तो बेसिकली एयर को कंप्रेस कर रहे हो, एयर को दबा रहे हो, तो उस केस में एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो करीब आ रहे हैं, यानी एक तरह से आप फोर्स कर रहे हो कि वो पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएं, क्योंकि अब जगह नहीं है, अब कम जगह के अंदर उतनी ही एयर को फिट होना है, तो एयर के पार्टिकल्स को मजबूरी में करीब करीब आना पड़ेगा। दिस शोज दैट द गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम इन देयर नेचुरल स्टेट एंड दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये एक्टिविटी हमको ये दिखाती है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होती है इन देयर नेचुरल स्टेट, यानी गैस जब गैसियस स्टेट में होती है उस स्टेट की बात कर रहे हैं। देखो गैसेस को लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट किया जाता है। जो आपके घरों के अंदर सिलेंडर आता है ना, कौन सा सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है कि नहीं, उसी से आप खाना वगैरह बनाते हो। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बेसिकली नेचुरली एक गैस होती है जिसको हम कंप्रेस करके दबा के सिलेंडर में एकदम भर देते हैं, बड़े प्रेशर के साथ। इतना दबाते हैं कि उसके पार्टिकल्स इतने करीब करीब आ जाते हैं कि वो जो गैस है वो लिक्विड बन जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी बेसिकली वो पेट्रोलियम गैस है लेकिन उसको हमने लिक्विफाई कर दिया है। खैर इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। यहाँ जो हम बात कर रहे थे वो ये कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में काफी जगह होती है जब वो अपने नेचुरल स्टेट में होते हैं, यानी गैसियस स्टेट में होते हैं तब। और इस स्पेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। अगर हम दबाएंगे तो ये जो बीच में जगह है इनकी वो कम हो जाएगी। इफ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंजर द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड एंड द प्लंजर मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर प्लंजर को आप पुश करना बंद कर दोगे, अपना थंब हटा लिया आपने, तो क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल है
वो दबे हुए थे मजबूरी में, वो कोशिश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे। अगर आप इससे खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको फील होगा कि इसको दबाने में कितनी ताकत लग रही है। जब एयर को मैं कंप्रेस कर रहा था तो उस समय बहुत ज़्यादा फोर्स फील हो रही थी, क्योंकि एयर को जो हमने कंप्रेस किया था वो धक्का मार रही थी, वो फोर्स लगा रही थी। तो जैसे ही पुश करना छोड़ेंगे ये प्लंजर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग वाटर एंड ऑब्जर्व। अब इसी एक्टिविटी को वाटर के साथ रिपीट करो और ऑब्जर्व करो क्या होता है। चलो यही चीज वाटर के साथ ट्राई करते हैं। तो ये वाटर इसके अंदर अब मैंने फिल कर दिया है। अब इसको हम कंप्रेस करेंगे। देखो दबाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बट ये किसी भी तरह से दब नहीं रहा है। इसका मतलब वाटर की जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं उनको हम कम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वाटर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। You would observe that water is practically incompressible। तो आपने क्या देखा, वाटर को भर के हम दबा रहे थे लेकिन वो दब नहीं रहा था, कंप्रेस नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर जो है वो प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। तो आप कहोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, इसीलिए वो कंप्रेस नहीं हुआ। द आंसर इज नो, ऐसी बात नहीं है। वाटर या कोई और लिक्विड ले लें, उनके पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है लेकिन गैसेस जितना नहीं। गैसेस में काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, इसीलिए हम कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स करीब करीब आ जाते हैं। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह होती है, स्पेस होती है, लेकिन इतना भी नहीं होती कि आप उसको कंप्रेस करो तो वो पार्टिकल्स बहुत करीब आ जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर, बहुत थोड़ा सा जो लिक्विड है वो कंप्रेस होगा। तो इन जनरली यही कहा जाता है कि जो लिक्विड्स हैं वो कंप्रेसिबल नहीं, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी उनके पार्टिकल्स को फर्दर और करीब करीब नहीं ला सकते प्रेशर अप्लाई करके। Let us perform another activity to learn about the interparticle spaces in liquids। तो चलो एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसके थ्रू लिक्विड्स में जो इंटरपार्टिकल स्पेसेस होती हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। वहाँ से हमको ये भी पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ लिक्विड के बीच में स्पेसेस होती हैं। अभी तो यहाँ से देख के आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, हमको तो नहीं लगता कि स्पेस होगी, कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं, लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, स्पेस होती है, लेकिन उसको फर्दर हम कम नहीं कर पाते प्रेशर लगा के। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 7.7 लेट अस ऑब्जर्व। चलो ऑब्जर्व करते हैं। एक ग्लास वेसल आपको ले लेना है, लगभग आधा उसको पानी से भर देना है। मार्क कर दो वाटर का जो लेवल है ए, यानी भी स्टार्टिंग में जो वाटर है वो ए वाले लेवल तक है, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिया है। ए वाली फिगर में आप देखो कि यहाँ तक अभी पानी हमने भरा है, इस लेवल को हमने ए मार्क कर दिया। एड 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर इनटू इट। अब 2 चम्मच चीनी इसके अंदर डाल दो। तो जब शुगर वाटर के अंदर जाएगी तो वाटर का लेवल ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले सिर्फ वाटर था, अब शुगर भी आ गई तो शुगर का भी तो अपना वॉल्यूम होता है, कुछ जगह गिरेगी कि नहीं। तो जैसे ही आप शुगर डालोगे वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जहाँ पर आ गया वहाँ पर आपने बी मार्क कर दिया कि शुगर डालने पर पानी का लेवल यहाँ आ गया। मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द ग्लास वेसल बी। स्टिर द वाटर विद अ ग्लास रॉड टू डिसॉल्व द शुगर। अब ग्लास रॉड की मदद से वाटर को स्टिर करो, चलाओ, ताकि जो शुगर है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। प्रिडिक्ट वेदर द वाटर लेवल विल बी इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द मार्क बी। अब प्रिडिक्ट करो, एक अंदाज़ा लगाओ कि क्या होगा जब शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। तब क्या वाटर का जो लेवल है वो बी से भी ऊपर चला जाएगा या फिर बी के नीचे आ जाएगा। तो अब जो वाटर का लेवल है उसको आप मार्क कर दो सी। तो यहाँ डी वाली फिगर में आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में जो वाटर का लेवल था वो ए तक था, जब हमने शुगर डाली तो ये बी वाले लेवल तक हो गया। जब शुगर डिसॉल्व हो जाएगी तो थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाएगा, यानी ये सी तक आ जाएगा। तो बी वाले लेवल से वाटर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बीकर में मैंने वाटर ले लिया है। अभी जो वाटर का लेवल है उसको हम ए नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे और देखना क्या होता है। तो देखो जब हमने शुगर डाला तो शुगर नीचे जाकर बैठ गई, वाटर का लेवल ऊपर आ चुका है। तो अभी जो लेवल है उसको हम बी नाम दे देते हैं। अब ग्लास रॉड की मदद से इसको हम स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि ये जो शुगर है वाटर में डिसॉल्व हो जाए। धीरे धीरे ये जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है। थोड़ी देर और इसी तरह से स्टिर करते रहेंगे। तो अब ये शुगर ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुकी है और अब इसका लेवल देखो बी वाले से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब देखो इसमें से हमने कुछ निकाला तो नहीं कि शुगर निकाल लिया हो या वाटर निकाल लिया हो, लेकिन फिर भी वॉल्यूम कम हो गया। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर लेवल्स? वाटर लेवल्स में आपको क्या डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ?
तो इसका आंसर ये है, यू विल ऑब्जर्व दैट इनिशियली व्हेन शुगर इज एडेड द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। स्टार्टिंग में जब शुगर को ऐड किया गया तो वाटर का जो लेवल था वो इंक्रीज कर गया, बट आफ्टर डिसोल्यूशन यानी जब शुगर डिसॉल्व हो गई, घुल गई, इट मे डिक्रीज टू सम एक्सटेंट। जो वाटर का लेवल है वो कुछ हद तक नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा। Since the volume of the solution is less than the sum of the volumes of water and sugar, it indicates that there is some space between the water particles. अब क्योंकि जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का यानी डिसॉल्व होने के बाद जो सोल्यूशन हमारा बना उसका जो वॉल्यूम है वो वाटर और शुगर के जो वॉल्यूम्स है उसके सम से कम है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, जगह हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि वाटर के अंदर जब हम शुगर को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ शुगर, यही होगा ना। तो उसका लेवल कहाँ तक आ रहा है? जब हमने शुगर डाला था तो वाटर का लेवल बी तक पहुंच गया था, क्योंकि नीचे शुगर भी तो थी। तो शुगर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ शुगर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब ये होगा तो वाटर बी वाले लेवल तक है, क्योंकि जब शुगर हमने डाली तो वाटर का लेवल बी तक पहुँच गया, क्योंकि नीचे शुगर भी है। तो शुगर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम मिलाकर जो वॉल्यूम बना वो बी तक पहुँच रहा है। लेकिन जब हम स्टिर करेंगे, चलाएंगे, तो जो शुगर है वाटर में डिसॉल्व हो जा रही है, और डिसॉल्व होने के बाद जैसा कि हमने देखा जो वाटर का लेवल है वो नीचे आ गया, यानी अभी सी वाले लेवल तक आ गया। हमने कोई चीज़ निकाली नहीं, बाहर से कुछ ऐड नहीं किया, वही शुगर और वाटर थे। लेकिन अब ये लोग मिलके सोल्यूशन बना लिए, यानी शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई और बिना कुछ निकाले ही वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि लेवल नीचे आ गया। बी वाला लेवल ऊपर है, सी वाला नीचे है, बी से सी लेवल पे आ गया, मतलब वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो डिसॉल्व होने के बाद जो सोल्यूशन बना वाटर और शुगर का, उसका वॉल्यूम शुगर और वाटर के वॉल्यूम के सम से कम है कि नहीं? शुगर और वाटर के वॉल्यूम का सम बी वाले लेवल तक आ रहा है, और शुगर और वाटर मिलके जो सोल्यूशन बना रहे हैं उस केस में जो लेवल है वो सी तक आ रहा है, यानी वॉल्यूम कम आ रहा है। यही बात यहां पर कह रहा है। तो ये वॉल्यूम कम कैसे हो गया? हमने तो कुछ बाहर निकाला ही नहीं। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह रही होगी, शुगर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उन्हीं स्पेसेस के अंदर चले गए। द पार्टिकल्स ऑफ द डिसॉल्व सब्सटेंस ऑक्यूपाई दीज स्पेसेस। तो जो डिसॉल्व सब्सटेंस है, जैसे हमने शुगर डिसॉल्व की थी ना, तो शुगर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर दी है, मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर पार्टिकल्स इन वाटर। तो ये ब्लू कलर से आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनमें जो बीच बीच में जगह थी वहीं पर शुगर के पार्टिकल्स आ गए। तो अलग से उनको कोई स्पेस लेनी नहीं पड़ी, जो पहले से ही जगह अवेलेबल थी उसी के अंदर ये फिट हो गए, इसीलिए वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड ये आ सकता है कि अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं तो जैसे ही हमने शुगर डाला था वो शुगर उसी स्पेसेस के अंदर चली जाती। पहले वाटर का लेवल ऊपर बी तक क्यों गया और फिर जब डिसॉल्व हो गया तो नीचे आ गया सी तक? ये क्या कहानी है, थोड़ा इसको तो बताओ। अब जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ तक वाटर फिल्ड है, इसके मैं कुछ पार्टिकल्स बनाता हूँ थोड़े बड़े साइज का, ताकि आपको दिख सके। वैसे पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं, बता ही चुका हूँ, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। तो ये वाटर के 9 पार्टिकल्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, खाली जगह है। और जैसे मान लो ये एक शुगर का ग्रेन है, चीनी का एक दाना है। वैसे तो वाटर के पार्टिकल और शुगर का एक ग्रेन, इनके साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब एक जो वाटर का पार्टिकल यहाँ मैंने बनाया है उसका लगभग 2 मिलियन टाइम्स बिगर शुगर का एक ग्रेन होता है, एक दाना होता है। लेकिन वो कंपेरेटिव साइज तो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता, स्पेस इतनी नहीं है। जस्ट अभी आप इतना ऑब्जर्व करो कि ये जो ग्रेन ऑफ शुगर है इसका साइज ये है। अब आप मेरे को बताओ, ये ग्रेन ऑफ सैंड को उठा के मैं अगर इस पानी में डालूंगा तो क्या वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वहां पर ये ग्रेन आ पाएगा? क्या फिट आ पाएगा? द आंसर इज नो। मतलब जगह तो है लेकिन इतनी जगह नहीं है कि ये जो शुगर का ग्रेन है वो इसके अंदर फिट आ जाए। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस तो होती हैं, ये बात तो सही है, लेकिन हर चीज़ उसके अंदर फिट नहीं आ पाएगी ना। जैसे आपका जो पेंसिल बॉक्स है उसके अंदर पेंसिल रख सकते हो, पेन रख सकते हो, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। क्या उसके अंदर ट्रक रख सकते हो या हेलीकॉप्टर रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो जगह है लेकिन हर चीज़ नहीं आ सकती, एक लिमिटेड साइज की चीज़ ही आ सकती है। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, लेकिन शुगर का ग्रेन काफ़ी बड़ा होता है साइज में, तो वो यहाँ पर फिट नहीं आ पाएगा। तो जैसे ही हम शुगर को डालेंगे तो ये शुगर का ग्रेन नीचे आके बैठ जाएगा। पहले जहाँ पर वाटर था वहाँ शुगर आ गई तो वाटर का लेवल ऊपर हो जाएगा। लेकिन जब ये शुगर पानी के अंदर होगी तो होगा ये कि ये जो शुगर का ग्रेन है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये हम देख ही चुके हैं कि हर चीज़, चाहे डस्ट का एक पार्टिकल ले लो, सैंड का एक छोटा सा दाना ले लो, सॉल्ट का एक दाना ले लो और शुगर का एक ग्रेन ले लो, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं।
तो ये जो शुगर का ग्रेन है ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। इस तरह से कुछ इसके मान लो पार्टिकल्स हैं। तो जब शुगर का ग्रेन वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जब मूव करते करते इससे टकराएंगे तो शुगर के ग्रेन के जो पार्टिकल्स हैं उनको पुल करेंगे, खींचेंगे कि इनको यहाँ से हटा दें। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा शुगर के ग्रेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो टूट टूट के अलग होते जाएंगे। और वाटर क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं इनको हिट करेगा और पूरे वाटर के अंदर इन्हें फैला देगा। ये जो शुगर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये इन्हीं स्पेसेस के अंदर आके फिट हो जाएंगे। तो जैसे एक पार्टिकल आकर यहाँ पर फिट हो गया। अब शुगर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर के पार्टिकल्स, तो वो सही से फिट नहीं आ पाते। तो इसलिए थोड़े से वाटर पार्टिकल्स को और स्पेस बनानी पड़ती है। अभी खैर ये समझो कि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो आके इन्हीं स्पेसेस के अंदर फिट हो गए, तो एडिशनल इनको कोई जगह की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पूरा ग्रेन आके नीचे बैठ गया था, वो तो फिट आ नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे शुगर डिजोल्व होती गई शुगर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो टूट टूट के वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है पहले से ही प्रेजेंट थी उसी में आ गए। तो एडिशनल उनको कोई जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप कहोगे अच्छा ऐसी बात है तो लेवल वापस ए तक क्यों नहीं आ गया, बहुत थोड़ा सा लेवल कम हुआ, ऐसा क्यों? तो यही जो मैं पहले बता रहा था कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस वहां आ तो जाते हैं लेकिन थोड़ी सी जगह कम पड़ती है, सही से वो फिट नहीं आ पाते। तो वाटर के पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा और एडजस्ट होना पड़ता है, थोड़ी और जगह बनानी पड़ती है कि भैया चलो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं ताकि ये पार्टिकल बीच में आ जाए। तो यही जो वाटर के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हुए ताकि शुगर के पार्टिकल इनके बीच में आके सेट हो सके, उसकी वजह से वाटर का जो लेवल है वो ए से ऊपर ही रहा। तो कम क्यों हुआ? क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल हैं उन्होंने अलग से कोई जगह नहीं ली, वाटर के जो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस थी उसी का यूज किया कि भैया पहले से खाली जगह उसी में हम फिट हो जाते हैं, लेकिन सही से फिट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वाटर के जो पार्टिकल है वो थोड़े से दूर हुए। इसीलिए सोल्यूशन का जो लेवल है वो ए से ऊपर था लेकिन बी से थोड़ा नीचे। रिपीट द एक्टिविटी 7.7 विद सम अदर सॉल्युबल सॉलिड्स सच एज कॉमन सॉल्ट और ग्लूकोज एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स लाइक सैंड एंड स्टोन पीसेस। अब इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करो कुछ ऐसे सॉलिड्स जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, भाई नमक पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है कि नहीं, ग्लूकोज हो जाता है कि नहीं, तो उसके साथ ट्राई करो। तो यही चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी कि स्टार्टिंग में जब आप सॉल्ट या फिर ग्लूकोज डालोगे तो जो लेवल है वाटर का वो ऊपर जाएगा, फिर एक बार जब सॉल्ट या ग्लूकोज जो भी आपने लिया है वो डिजोल्व हो जाएगा तो लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि सॉल्ट या ग्लूकोज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो टूट टूट के उन्हीं वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वहाँ पर आने लगे। तो अब एक्स्ट्रा जगह उनको नहीं चाहिए, पहले से जो अवेलेबल स्पेस है उसी को उन्होंने यूज़ कर लिया। लेकिन ऐसा सॉलिड जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, यानी वो डिजोल्व नहीं होता, जैसे सैंड है या स्टोन का पीस है, उसको पानी के अंदर डालोगे तो वो थोड़ी ना पानी के अंदर डिजोल्व होता है, सैंड वो वैसे ही नीचे बैठी रहेगी, स्टोन का पीस डालोगे तो वो वैसा ही रहेगा नीचे। तो उसकी वजह से आप देखोगे कि वाटर का लेवल बढ़ेगा और वही मेंटेन रहेगा, चाहे जितना आप उसको डिजोल्व करने की कोशिश करो वो डिजोल्व होगा नहीं, और जब डिजोल्व नहीं होगा तो वाटर का लेवल नीचे नहीं आएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस? हर केस में क्या ऑब्जर्व होगा? डू द सैंड पार्टिकल्स डिजोल्व? क्या सैंड के पार्टिकल डिजोल्व हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं होगा, सैंड के पार्टिकल वाटर में डिजोल्व नहीं होते। डज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वेसल चेंज आफ्टर मिक्सिंग एंड वाई? क्या जो वॉल्यूम है वाटर का वेसल के अंदर वो चेंज हो रहा है मिक्स करने के बाद? तो नहीं, कितना भी आप कोशिश कर लो सैंड को मिक्स करने की, पहली बात तो वो सैंड डिजोल्व होगी नहीं, और जब डिजोल्व नहीं होगी तो वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं होगा। अब इसका एक क्वेश्चन है, शुगर एंड सैंड आर बोथ सॉलिड्स, वाई डज द शुगर डिजोल्व इन वाटर बट सैंड डज नॉट? शुगर और सैंड दोनों ही सॉलिड है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो शुगर है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर लेकिन सैंड नहीं होती? तो इसके रीज़न का जो आइडिया है ना वो आपको वहाँ से मिलेगा जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी। हमने देखा था कि अलग अलग सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो अलग होती है। वही आयरन नेल, पेपर और वुड वाला एग्जाम्पल मैंने दिखाया था ना कि आयरन नेल को बेंड करना या उसको ब्रेक करना मुश्किल है, मतलब अगर अपने हाथ से ट्राई करें तब तो नामुमकिन है, कर ही नहीं सकते। किसी टूल की मदद से उसको बेंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने हाथ से अगर ट्राई करें तो नहीं कर सकते। वहीं पेपर को अगर ब्रेक करना चाहें कर सकते हैं, वुड को जो हमने आइसक्रीम की स्टिक ली थी उसको ब्रेक कर पा रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमारे फोर्स लगाने के बावजूद भी वो जो पार्टिकल्स हैं वो ज़रा भी इधर उधर मूव नहीं करे, इसीलिए ना वो टूटा ना उसका शेप चेंज हुआ। वहीं पेपर को जो हमने खींचा तो बीच से फट गया,
क्योंकि पेपर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच में लगने वाली फोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई और पार्टिकल्स अलग हो गए। ठीक इसी तरीके से इसको भी आप समझ सकते हो कि शुगर और सैंड दोनों ही सॉलिड हैं, ये बात तो सही है, लेकिन शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू सैंड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, अब शुगर जब पानी के अंदर जाएगी तो वाटर के जो पार्टिकल हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो ये वाटर के पार्टिकल जब इससे टकराते हैं तो शुगर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको पुल करते, खींच लेते हैं अपनी तरफ, खींच के वो अलग कर देते हैं। तो जैसे ये वाला पार्टिकल इसको पुल कर लिया वाटर के पार्टिकल ने और खींच के इसको अलग कर दिया, अब इसको टक्कर मार मार के दूर दूर तक फैला देगा, बेसिकली वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहां फिट कर देगा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स वीक है, कमजोर है, इसलिए वाटर के पार्टिकल उनको पुल कर पाए, खींच के अलग कर पाए। लेकिन सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को होल्ड करे होते हैं, वाटर के पार्टिकल इनको पुल नहीं कर पाते, खींच के अलग नहीं कर पाते। तो जब खींच के अलग नहीं कर पाएंगे तो इनको वाटर के अंदर मिक्स भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऐसा होता है। सैंड एक सॉलिड है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। जब पानी के अंदर सैंड को ऐड करेंगे तो सैंड के जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द कंटेनर, और कंटेनर के अंदर कुछ स्पेस, कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कॉजिंग द टोटल वॉल्यूम टू इंक्रीज, जिसकी वजह से टोटल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि देखो वाटर प्रेजेंट था तो वाटर का वॉल्यूम, जब हमने सैंड डाली तो सैंड का भी वॉल्यूम होता है, तो वाटर का वॉल्यूम प्लस सैंड का वॉल्यूम, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन द सॉलिड्स? अब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, जो जगह है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? यू लर्न अर्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या आप पहले पढ़ चुके हो कि सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को होल्ड किए होते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो दीज पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आर क्लोजली पैक्ड। इसीलिए ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से करीब रहते हैं। However, despite close packing, some space is left between the particles as shown in figure 7.12a। तो ए वाली फिगर देखो, जैसी सॉलिड है, इसको जूम करके इसकी मैग्नीफाइड वर्जन आपको दिखाया गया है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं देखो बहुत ज्यादा करीब करीब एक दूसरे से हैं कि नहीं, यानी ये क्लोजली पैक्ड हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेस इनके बीच में रहती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब करीब हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हो ये यहाँ पर ये जगह तो है ना, ये स्पेसेस तो है ना, तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ स्पेस होती है। यू माइट एज्यूम दैट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिल्ड विद एयर, बट दिस इज नॉट द केस। अब हो सकता है आपने ये एज्यूम किया हो कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना, खाली जगह है, वहां पर एयर भरी होगी। भाई जैसे हम सोचते हैं ना खाली जगह मतलब एयर होगी वहां पर, ऐसी बात नहीं है। दे कंटेन नथिंग एट ऑल। पार्टिकल्स के बीच में कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली होता, एयर भी नहीं होती। फिगर 7.12 समराइजेज द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड द इंटरपार्टिकल स्पेसिंग इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो फिगर आपको बनी हुई है ये समराइज कर रही है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो इंटरपार्टिकल स्पेसेस हैं वो कैसी होती हैं। तो मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ इंटरपार्टिकल स्पेसिंग इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड का जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ स्पेस होती है, काफ़ी कम होती है लेकिन होती है। लिक्विड के केस में पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो गए तो यहाँ पर और थोड़ी स्पेस हो गई है। गैस के केस में देख सकते हो उतनी ही जगह में गैस के कम पार्टिकल्स होंगे, मतलब उतनी ही स्पेस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, लिक्विड के उससे कम होंगे, गैस के बिल्कुल कम होंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम जगह है, लिक्विड में उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अ स्टेप फर्दर, ऑफन वी यूज द टर्म पार्टिकल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी जो टर्म है पार्टिकल, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अक्सर हम यूज करते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस टर्म चेंजेस विद द कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो पार्टिकल वर्ड है ना, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है। मतलब पार्टिकल वर्ड कहाँ पर यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से उसकी मीनिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन, द टर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम शॉर्ट में SPM कहते हैं, इज यूज्ड। जब एयर पोल्यूशन की बात होती है ना तो वहाँ एक टर्म यूज किया जाता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, शॉर्ट में SPM कहते हैं। तो यहाँ जो पार्टिकुलेट वर्ड है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। दिस टर्म रिफर्स टू द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द डस्ट पार्टिकल्स। अब ये जो टर्म है पार्टिकुलेट, जो कि पार्टिकल से मिलकर बना है,
ये वो वाला पार्टिकल नहीं जिसकी बात हम अब कर रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, बल्कि यहाँ जो रिफर किया जा रहा है वो बहुत छोटे डस्ट के जो पार्टिकल हैं जो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसकी बात की जा रही है। मतलब एयर पोल्यूशन के अंदर जो एसपीएम की बात करते हैं वो बेसिकली छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है मैटर के। इसीलिए जो पार्टिकल हम बोल रहे हैं ना, जो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मैटर के, उसकी बात हो रही है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू डस्ट पार्टिकल्स। In fact, even these tiny dust particles are also made up of very large number of constituent particles, that is atoms and molecules. यहाँ तक कि ये जो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं ये भी बने होते हैं बहुत ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके। तो अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसका बार बार हम नाम ले रहे हैं, ये एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। अभी आपको यही दो दिया है तो इसी पे ध्यान रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मैटर के एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे आयरन का एक पीस लो, लोहे का एक टुकड़ा लो, तो उसके अंदर आयरन के एटम्स अरेंज होते हैं। वहीं जब वाटर के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वहाँ जो वाटर का पार्टिकल है वो बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आके ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।